इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण। दोपहर की सभा है ये और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में इस समय आपके साथ हूँ मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे साथी अमित। नमस्कार अमित, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ज्योत्सना, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान की बात में। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती की, मिट्टी की, मौसम की और बाजार की, और साथ ही उन तमाम मुद्दों की, उन पहलुओं की जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध कृषि अर्थात खेती से है। जी, और खेत खलियान, मिट्टी, पानी, फसल, बीज, इन सब की बातें तो हम कार्यक्रम में करते ही हैं। साथ ही साथ नित नए कानून जो बनते हैं कृषि से संबंधित, या वो सुधार कार्य जो कृषि क्षेत्र में हमारी सरकार करती है, उसके बारे में भी हम अपने कार्यक्रम में जरूर चर्चा करते हैं। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष पर। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योत्सना। कृषि में सुधार के लिए वर्षों से मांग की जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने कृषि सुधार कानून बनाए हैं। इससे हमारे किसानों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने में इन कृषि कानूनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जी, कृषि सुधार कानूनों की जब हम बात करते हैं अमित, तो ये जो कानून लाए गए हैं ये इसीलिए लाए गए हैं कि छोटे किसान जो ये कह लीजिए कि बाजार की आपाधापी की वजह से जिनकी आय में कमी हो जाती थी और किसानों को कई तरह से बाजारों के मूल्य के अधीन रहना पड़ता था, इन सब चीजों से कुल मिला के किसान भाइयों को स्वतंत्रता मिल जाएगी इन कानूनों के तहत। और हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि इन कानूनों का सीधा सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को होने वाला है। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहां हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर
ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। और अब ज्योत्सना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे का जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को मौसम का हाल और बाजार का भाव देना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं अपने कार्यक्रम के तहत मौसम का हाल और बाजार की हलचल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात जारी रह सकता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में भी हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ, रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में किसानों को सलाह है कि पालक, धनिया, मेथी की बुवाई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसल में धरापीठ इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फिरोमेन 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। तो ये था आज के मौसम का हाल और कृषि परामर्श। किसानों को सलाह दी जाती है कि मौसम अनुसार अपने पशुओं का और अपनी फसल का ध्यान रखें। चलो पगडंडी से मंडी। और आइए अब जानते हैं बाजार भाव। सेब और अनार बाजार में उपलब्ध हैं 120 रुपए प्रति किलो की दर से, अमरूद 45 रुपए प्रति किलो, अंगूर 80 रुपए प्रति किलो, किन्नू 18 रुपए प्रति किलो और मौसमी 40 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं अगर सब्जियों की बात करें तो तोरई 34 रुपए प्रति किलो, टमाटर 20 रुपए प्रति किलो, हरी शिमला मिर्च 30 रुपए प्रति किलो की दर से आप ले सकते हैं और मटर 18 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। परमल 38, प्याज 31 और बैंगन 18 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये था आज का बाजार भाव। ज्योत्सना, हमारे कार्यक्रम की प्रथा है लोकगीत सुनवाने की, क्योंकि लोकगीत का संबंध कहीं ना कहीं कृषि से अवश्य है। जी, जब हम लोकगीत की बात करते हैं, जब हम संगीत की बात करते हैं, तो संगीत का सीधा सीधा संबंध होता है हमारी जमीन से, मिट्टी से, प्रकृति से। और अगर किसी गीत का समावेश ना हो, खास तौर से लोकगीत का समावेश ना हो, तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। तो आज हम अपने श्रोताओं को क्या सुनवाने वाले हैं? आज हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं हरियाणा की लहलहाती भूमि से एक खूबसूरत लोकगीत।
खेता में हरियाली छाई, खेता में हरियाली छाई, बरस घटा घन घोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। चमक दामनी झूम कामनी, हृदय करे पुकार, ओ हृदय करे पुकार। प्रकृति ने रूप निखारा, आए बरखा बहार, हो आए बरखा बहार। उमड़ घुमड़ के छाई बादली, ओ उमड़ घुमड़ के छाई बादली, उठे प्रेम हिलोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। नवयौवना झूला झूले, गावे खुशी के गीत, हो गावे खुशी के गीत। हरियाली तीजों की मस्ती, समझ गए मन मीत, हो समझ गए मन मीत। लाई है लहलाती फसलें, ओ लाई है लहलाती फसलें, खुशियों की नई भोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। ज्योत्सना, आज है शनिवार का दिन और आज का दिन हमारे किसान मित्रों के लिए बेहद ही खास रहता है, क्योंकि हम उनके लिए लाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और अपने आज की विषय खेत खलियान और हमारे किसान में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है अच्छा बीज फसल की जान, ज्यादा आय और खुश किसान। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बीज होना किसान के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वही तय करता है कि किसान को उसकी फसल जो है वो कैसी मिलने वाली है। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी ही होगी और इससे किसान को बहुत फायदा होगा। इसीलिए अमित, हम अपने हर कार्यक्रम में हमारे जितने भी विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होते हैं वो हमेशा जोर देते हैं बीज उपचारित करने पर, कि अगर फसल उगाने से पहले, बीज खेत में डालने से पहले बीजों का उपचारण कर लिया जाए तो यदि आपके बीज में किसी तरह की कोई कमी है भी तो वो भी दूर की जा सकती है। तो चलिए अमित, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं खेत खलियान और हमारे किसान विषय के अंतर्गत अच्छा बीज फसल की जान, ज्यादा आय और खुश किसान, इस विषय पर किसानों से बातचीत। किसान की बात हम सबके साथ। नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ कुछ ऐसे किसान भाई जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी,
मैं जो है गांव भूरे का, जिला मथुरा से सुधीर अग्रवाल किसान बोल रहा हूं। हम अपने क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से बीजों का उत्पादन करते हैं। आपको मैं किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि बीज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कृषि के उत्पादन के लिए और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। सबसे ज्यादा महत्व बीज का होता है। गुणवत्तावान बीज होगा तभी जो है हमारी पैदावार बढ़िया आएगी और उत्पादन अधिक मिलेगा, और हमारी लागत जो लगती है उसको भी कम करने में सबसे बड़ा सहायक बीज होता है। क्योंकि अगर हमारा उत्पादन अधिक आएगा, गुणवत्तावान आएगा, तो उसका मूल्य बाजार में अधिक मिलेगा। जब मूल्य अधिक मिलेगा तो हमारी लागत कम हो जाएगी। बीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तथा ICAR के जो संस्थान हैं उनके द्वारा नवीन प्रजातियों का, गेहूं का, धान का, बासमती धान का, ज्वार का, बाजरे का, मक्का का, जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं और दलहन क्रॉप्स हैं और तिलहन क्रॉप्स हैं, सभी का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक जो है प्रजनक बीज बनाने से पहले जो है न्यूक्लियर बीज बनाते हैं, और वो जो न्यूक्लियर बीज बनता है तो वो भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों द्वारा और उनके ट्रायल लगाए जाते हैं, और एक बीज की वैरायटी बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। और जब वैरायटी बन के आती है तो उसको 3 साल विशेष ट्रायलों में लगाया जाता है। जब वो ट्रायल पास हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर सीड बन के तैयार हो जाता है। जब न्यूक्लियर सीड बन के तैयार हो जाता है तो उन्हीं की देखरेख में प्रजनक बीज बनाया जाता है, जो संस्थान और विश्वविद्यालय उस बीज को बनाते हैं। उसके बाद वो बीज का अलॉटमेंट भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा सरकारी और सहकारी और प्राइवेट कंपनियों को आवंटित किया जाता है। और प्रजनक बीज के बाद दूसरी कैटेगरी आती है आधारीय बीज की। फिर फाउंडेशन बीज बनता है। फाउंडेशन बीज बनने के बाद में उसका दोबारा से जो है फिर सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हर जिले में, हर राज्य में मौजूद हैं। अपनी अपनी संस्थाएं वो बीज का प्रमाणीकरण करती हैं। बार बार निरीक्षण करने के बाद बीज गुणवत्तावान होता है तो उसको पास करती हैं। उसका प्रोक्योरमेंट सरकारी और सहकारी और प्राइवेट एजेंसियां किया करती हैं। उसके बाद उस बीज का प्रमाणीकरण हो जाने के बाद उसका नेशनल लेवल पर टेस्ट होता है। टेस्ट हो जाने के बाद जब गुणवत्तावान बीज बीमारी रहित होता है तो उसको पैकिंग करने की परमिशन दी जाती है। अब पैकिंग होने के बाद वो गुणवत्तावान बीज बाजार में सहकारी, सरकारी और प्राइवेट माध्यम से किसानों को मुहैया कराया जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, वर्तमान में ICAR द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आने वाली समय में आबादी बढ़ेगी, खाद्यान्न की जिस तरह आपूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में हो, इसलिए गुणकारी बीज जिनमें कि फुल फूड के तौर पर अनाज पैदा किया जा रहा है, जिसमें जिंक, आयरन और लोह तत्वों का समावेश है, जिससे कि वो फुल फूड होंगे। जो शरीर में इनकी मात्रा कम होती है तो वो मात्रा अनाज के द्वारा, दलहनों के द्वारा संतुलित आहार के रूप में आपूर्ति हो जाएगी। इसी तरह से धान की प्रजातियां बनाई जा रही हैं, और अब तो वर्तमान में गेहूं की 6 टन से 10 टन की पर हेक्टर की प्रजातियां गेहूं की आ गई हैं। जैसे नवीन प्रजातियों में 2967 है, 3086 है HD की, और HD जो है CSW18 है, और उसके बाद HD 3249 है, 3226 है, 3298 है, 3217 है, 3271 है। ये प्रजातियां 6 टन से 9 टन तक का उत्पादन देती हैं। उसी तरह से DWR की वैरायटियां DBW 187 है, 222 है और 303 है, 252 है। ये प्रजातियां बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली हैं। इनसे किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उत्पादन भी ज्यादा आएगा, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों से हम इन प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसी तरह से सरसों की प्रजाति के बारे में बताना चाहूंगा। RS 749, RS 725,
RH7406 और NRC DR2 जो वैरायटी बहुत ही अच्छी है और इसका उत्पादन जो है 1 एकड़ में 13 कुंटल 14 कुंटल तक अमूमन आ जाता है और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी है। इनमें तेल कंटेंट भी 42% आता है। इसी तरह से मूंग की प्रजातियां हैं विराट IPM 205-60। ये प्रजाति 50 से 55 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा है और इसमें पीला चित्रवर्ण रोग नहीं आता है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि आलू की नवीन प्रजाति फ्राई सोना, ख्याति, मोहन, नीलकंठ, गंगा, ये प्रजातियां जो है 1 एकड़ में 300 बैग से 450 बैग तक उत्पादन दे रही हैं। इन प्रजातियों के लिए CPRI मोदीपुरम से बीज किसानों को गुणवत्तावान मिल सकता है। वहां जाएं, अप्लाई करें और वहां से आलू का बीज प्राप्त करें। जी सुधीर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बीज के बारे में और आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो चैनल के सभी कर्मचारियों का किसान भाइयों की तरफ से नमस्कार और मेरी तरफ से भी नमस्कार। मैं राम मेहर बोल रहा हूँ। जब एक किसान उत्तम बीज लगाकर पैदावार करता है तो उसकी पैदावार पर उस उत्तम बीज का कितना फर्क पड़ता है? बीज पे डिपेंड करता है, प्लस हमारा जो उसका जो उपचार है, उपचार करके वो तो उस पर पैदावार का बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो जो अच्छी किस्म का अगर बीज है तो उसकी पैदावार नॉर्मल बीज से, जैसे हम एक बीज को बार बार अगर हम उसको बोते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी पैदावार घटती चली जाती है। एक बीज को हम बार बार अगर उसमें यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई नया बीज और बढ़िया क्वालिटी का बीज है तो उसमें पैदावार कम से कम 15 से 20% पैदावार उसमें बढ़ जाती है एकड़ के हिसाब से। हाइब्रिड बीज और जो देसी बीज है उनमें पैदावार का बहुत बड़ा फर्क है। जो हाइब्रिड बीज है वो उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और वो निकलता अच्छा है तो उसको दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन देसी बीज जो क्या है ना, उसकी पैदावार कम होती है, लेकिन उसका एक बेनिफिट बहुत बढ़िया है। वो खाने के लिए, शरीर के लिए और जो हम जो उसको डेली यूज करते हैं उसमें बेनिफिट बहुत उसको मिलता है। जैसे कोई देसी है, गेहूं का बीज लगा लो, अगर हम कोई देसी गेहूं का बीज यूज करते हैं उसकी पैदावार तो हमें कम मिलेगी, लेकिन उसका जो फायदा है, जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होता है हाइब्रिड बीज की अपेक्षा। हाइब्रिड बीज से हम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, पैदावार अच्छी हो जाएगी और उसका पैसा भी किसान को अच्छा मिल सकता है। बीज की जब हम बिजाई करते हैं तो हर फसल के लिए बीज डालना उसका एक अलग अलग पद्धति है। उचित दूरी भी और उचित गहराई भी होती है। गेहूं में अलग होती है, धान में हमारी अलग होती है, जिसमें आपका गन्ना होता है उसमें अलग होती है, सरसों में अलग होती है। अगर बीज उचित दूरी पे, उचित गहराई पे अगर डाला जाए तो उसमें क्या ना पैदावार अच्छी होती है। दूसरा, जो हम खाद डालते हैं, पानी देते हैं, वो प्रॉपर बीज को मिलता है और अगर सही डिस्टेंस पे अगर वो है, अगर बीज बिल्कुल नजदीक में है तो एक तो क्या, जब पौधा उसका ना पूरा विकास नहीं हो पाएगा और जिससे पैदावार पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम बीज को डिस्टेंस उसका अगर बढ़ा दें, उसकी दूरी, बीज से बीज अगर दूरी कर दें तो उसमें क्या ना, एक तो जो खरपतवार है बीच में उसको पनपने का मौका मिलता है और जब हम उसमें कोई भी उसमें उपज होगी तो वो कम ही निकलेगी। तो इसलिए उचित दूरी पे और गहराई में बीज को बुआई करना चाहिए, जिससे उसका बहुत बेनिफिट है, जिसमें उसकी उत्पादन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बारी बिल्कुल ही नजदीक बीज है तो उसमें पौधा भी पतला होगा, उसमें जो बाली या कोई भी चीज आएगी तो वो भी आपको बारीक ही मिलेगा, वो जो उसकी गुणवत्ता हो वैसी नहीं मिलेगी। बाकी जो मशीन से अगर हम बिजाई करते हैं तो उसमें पैदावार भी अच्छी होती है। बीज अगर उत्तम है तो उसको हम 2 या 3 बार, उसको ज्यादा मैक्सिमम 3 बार उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे घर पे ही हम उसको बीज को तैयार कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा बार अगर हम उसको यूज करेंगे उसी बीज को, चाहे उत्तम है, तो उसमें पैदावार उसकी घटती चली जाएगी, उसमें जो पैदावार उसकी कम निकलना शुरू हो जाता है। जी राममेहर जी, आपने बीज के संदर्भ में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक किसान भाई, नाम है इनका लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, एक बात जानना चाहूंगी आपसे, बीज की खरीदारी करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं? बीज फाउंडेशन का होना चाहिए और उसको ट्रीटेड करके होना चाहिए, यानी संशोधित होना चाहिए। बीज को पहले उसको खोल करके और झलौरा या फिर में उसे धो करके 8 घंटे बाद बोते हैं। तो आपने कोई खास नहीं है, नीचे बिछा लो, खोल कर एक कट्टे को और उसमें दवाई को थोड़े से पानी में घोल करके उसको मिला देते हैं, तो सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर कट्टे में भर देते हैं, दूसरे दिन बो देते हैं। क्योंकि बुवाई जो होती है सीड ड्रिल से बोया जाता है।
आलू की बुवाई, आलू की मशीन होती है दो तरीका, एक गोल वाली होती है, एक बेड वाली होती है, इसमें 2 लाइन होती है, मशीनों से करते हैं। मुख्य 2 फसल है हमारे यहाँ। तीसरी फसल जो ली जाती है वो ली जाती है गेहूं कटने के बाद या आलू कटने के बाद मूंग की। छोटी छोटी मशीन भी आती है हाथ से चलने वाली, मानव संचालित मशीनें तो आती है छोटे किसानों के लिए। अच्छा, बीज क्या कई बार आप अपने आप तैयार भी करते हैं क्या? तैयार करते हैं हम, फाउंडेशन लाते हैं, बीज लाते हैं, उसे फाउंडेशन तैयार करते हैं और उसे अपने को बाजार में बेचते हैं। उसकी अगर कोई दूसरी वैरायटी आ जाती है तो उसमें बाल निकलने पर उसकी अलग कटाई करके रख देते हैं, इससे बीज में कोई मिलावट न हो, शुद्धता की गारंटी रखते हैं कि उसमें कोई मिलावट दूसरा बीज न हो जाए। खर्चा ज्यादा नहीं आता, मुनाफा ये हो जाता है कि बाजार में 1800 रुपए कुंटल चलता है तो वो बिकता है मतलब 3000 रुपए कुंटल। गेहूं की भी अलग अलग किस्में होती हैं, तो उसके लिए भी बीज आप अलग अलग तरीके का बोते हैं? अलग अलग करते हैं। 2652 किया है, 2967 किया है, EVW 343 है। करीब मतलब 20 एकड़ में करते हैं। उन्हें सुरक्षित तरीके से लगाते हैं, पाउडर लगा के रखते हैं उसको। अक्टूबर नवंबर में बिक्री शुरू हो जाती है। श्रोताओं, अभी आप अच्छा बीज फसल की जान ज्यादा आय खुश किसान इस विषय पर किसानों से बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद है यह बातचीत आपको बेहद ही पसंद आई होगी और हम ऐसी भी उम्मीद करते हैं अमित कि ये बातचीत सुनकर हमारे किसान भाइयों को जरूर कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा और इस मार्गदर्शन से वो भविष्य में जरूर फायदा उठाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव या विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें kkbongold@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और अब श्रोताओं, आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम के अगले अंक में यानी कि सोमवार के दिन हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे एक लाइव फोन इन कार्यक्रम को लेकर। 3:10 से लेकर 3:40 तक हमारी फोन लाइंस खुली रहेंगी और हमें बेसब्री से इंतजार होगा आपकी फोन कॉल्स का। हमारा लाइव फोन इन का विषय रहेगा पपीते में समसामयिक कार्य और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे डॉक्टर कन्हैया सिंह। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को बिल्कुल भी सुनना ना भूलें। और अब इजाजत दीजिए हमें कार्यक्रम के इस अंक में, मुझे ज्योत्सना को और मेरे साथी अमित को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।